हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। मैं गुरमीत चौधरी आदिराज क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और जिसके रिगार्डिंग हमने 2 क्लास ऑलरेडी कर दी हैं और आज क्लास नंबर 3 रहेगी आपकी। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा अभी तक के सबसे रिलीवेंट मॉक आप यही कर रहे होंगे, ठीक है। एक बार मैं रिव्यू दिखा देता हूँ आपसे, जिसमें मॉक टेस्ट सीरीज दिल्ली पुलिस एंड एनटीपीसी के लिए कर रहे हैं। टॉप 30 प्रैक्टिस सेट हम स्टार्टिंग में लेके आएंगे, ठीक है। अगर टाइम रहा तो इन्हें बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वांटिटीज मॉक की बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। जिसके अंदर आप टॉप 30 प्रैक्टिस सेट फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल पढ़ रहे हो, ठीक है। यानी कि कैसे अटेम्प्ट करना है। और इसके अंदर हमारा टारगेट ये है कि 30 सेट के अंदर एक बार पूरा सिलेबस कवर अप करा दिया जाए, ठीक है। और आपकी मिसलिनियस प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, ठीक है। ट्राई इसे अटेम्प्ट करेंगे एक बार। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी हम स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, सारे मॉक के अंदर रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, ट्राई करो इसे एक बार, करो अटेम्प्ट। चलिए देखिए क्या करना है भाई। इसके अंदर इसमें दिया हुआ है कि 2 की पावर 90 को आप 9 से डिवाइड करो तो आप रिमाइंडर बताओ। ये चीज आपसे पूछी गई भाई, ठीक है। तो मैंने आपसे एक बात बताई है कि आप इसको इसके फॉर्मेट में इसके 9 के आसपास कहीं कुछ लिख सकते हो क्या। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि 2 से मैं 8 बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन 8 बनेगा कैसे? 8 जब बनेगा जब मेरे पास अंदर क्या होगा, मैं क्या कर दूं यहाँ से, ये 3 इसकी अंदर चली जाए तो 2 की पावर 3 बन जाएगा क्या भाई। और बाहर क्या आ गया, 30, ठीक है। और ये 9। तो आप नोटिस करो कि ये अंदर 8 बन गया क्या भाई। और 8 की पावर कितनी है, 30। और 9 से आपको इसे डिवाइड करना है। अब आप देखो, जब 9 से आप 8 को डिवाइड करोगे तो आप 8 को क्या लिख सकते हो, 9 माइनस 1। तो 9 तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, बचा माइनस का 1। और माइनस का 1 की पावर इवन नंबर है तो ये आ गया 1। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि मैं 9 से इसे डिवाइड करके देख लूंगा कि ये डिविजिबल है नहीं है। तो मैंने देखा कि मेरा अगर ये 9 होता तो ये पूरा डिविजिबल हो जाता, लेकिन यहाँ पे -1 बच जाएगा, ठीक है। तो आप नोटिस करो कि -1 बचा और उसकी पावर कितनी है, 30 है। तो जब किसी भी चीज माइनस की पावर कभी भी इवन नंबर हो तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। तो +1 आ गया है ना। तो मेरा +1 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। रिमाइंडर कितना आ गया, ये आ गया रिमाइंडर मेरा +1, ठीक है भाई। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? देखिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आपके साथ सामने, इसे करके दिखाओ एक बार। एक बार आप इसे अटेम्प्ट करो, ठीक है। मैंने क्या करा, वो 2 की पावर 90 था, यहाँ पे 2 की पावर 91 आपके सामने, ठीक है। चलिए करते हैं भाई। आपको क्या करना है, आपको लेक्चर को रखोगे आप बीच में और अपना अटेम्प्ट करोगे, फिर आप सॉल्यूशन देख लोगे उसके बाद, है ना। तो ये मेरे सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 9 से डिवाइड करना और रिमाइंडर ही मुझे इस क्वेश्चन के अंदर भी बताना है भाई। मेरा रिमाइंडर कितना होने वाला, ठीक है। तो मैं सबसे पहले वही चीज करूंगा कि मैं 2 को 9 के आसपास कुछ लिख पाऊंगा क्या। तो मैंने नोटिस करा कि हाँ मैं 8 लिख पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसे 8 बनाना तो कैसे बनेगा, 91 में से 3 अंदर जाना चाहिए, लेकिन 91 में से 3 अंदर नहीं जा सकता, 90 में से 3 जा सकता। मैं इसे ऐसे लिख लूंगा, देखो 2 की पावर 3 और इसकी पावर 30, ये तो मेरा 90 कवर हो गया। अब मेरे पास 1 2 बच गया है ना, अपॉन में है मेरे पास 9। तो मैं इसे जब चेक करूंगा तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे -1 रिमाइंडर बचा, क्योंकि 8 बन गया ना ये अंदर। तो जब मैं 9 से चेक करूंगा तो 1 कम है, तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा अंदर, ठीक है। शेषफल 1 बच जाएगा, लेकिन उसकी पावर 30 है तो ये प्लस का 1 ही आ जाएगा क्या भाई। और मल्टीप्लाई में है 2, यानी कि अब 9 से मुझे इसे चेक करना। अगर ये जिस चीज से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइजर है जो मेरा, उससे छोटा आ जावे ना कभी भी, तो मेरा एक खुद में रिमाइंडर है, तो मेरा रिमाइंडर आ गया 2। अगर कभी ये डिवाइजर से बड़ा आ जावे तो आप एक बार फिर से भाग चला देंगे। मान लो फिर समझे एक बार, फॉर एग्जाम्पल ये रिजल्ट मतलब कैसे भी करके 11/9 आ जाता, तो आप 11 रिमाइंडर नहीं बताओगे। आपका रिमाइंडर हमेशा आपके डिवाइजर से छोटा होता है, ठीक है। तो आप 9 से इसे एक बार और डिवाइड कर दोगे। देखो जैसे कि 9 से 11 को करोगे तो 9 बन जा 9, तो ये 2 आ गया, देखो है ना। तो मेरा ये रिमाइंडर होता, ठीक है। जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। आप समझ पाएंगे इस चीज को भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। ये भी मैंने रिमाइंडर थ्योरम से लिया है, ठीक है। करे भाई से एक बार। 13 की पावर 50 - 25,
ठीक है, 13 की पावर 50 माइनस 25 इज डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। 14 से आप इसे भाग दोगे है ना, और आप रिमाइंडर बता रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम जैसे क्वेश्चन कर रहे थे पिछले वाला, तो उसी के तरीके से आप इसे एक बार सोचना शुरू करो। क्या यही बात बोली गई कि इसे आप 14 से डिवाइड करो, 14 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बता दो मुझे कितना आया। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्या? मैं नोटिस करूंगा कि मैं 13 से जब इसे 14 से जब 13 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे अंदर मेरे पास एक कम होने की वजह से -1 रिमाइंडर बचेगा क्या भाई? रिमाइंडर पॉजिटिव भी होता है और रिमाइंडर निगेटिव भी होता है। बस आप ध्यान रखोगे पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस निगेटिव रिमाइंडर विल बी इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है। उनका टोटल करोगे आप साइन को इग्नोर करते हुए, ठीक है। तो चलिए भाई, मैंने देखा -1 आया और -1 की पावर कितनी है मेरे पास? 50 है। पावर कैसी है? पावर है इवन, तो ये इवन पावर की क्वालिटी होती है कि अगर माइनस भी चल रही है ना अंदर वाली चीज, तो उसे भी क्या करेगा? पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 1, इधर से 1 आ गया। अब देखो मैं 14 से, ये माइनस का साइन ये वाला है, ठीक है। अब मैं जब 14 से इसे अटैक करूंगा तो 2 बार चला जाएगा, 14 दूनी 28, 28 होने की वजह से, लेकिन ये तो 25 ही था, तो माइनस में 3 चला गया क्या भाई? 3 मैंने माइनस में चला दिया क्या? तो भाई इसे माइनस में जाने की वजह से अंदर भी एक माइनस लगेगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, रिजल्ट आया 4। अब आप चेक करोगे कि 4 जो आया है क्या ये 14 से छोटा है? जी हाँ, यानी मैं इसे 14 से भाग दो देने से रहा, ये जब ऑलरेडी छोटा ही है तो मेरा 4 ही क्या आ गया? रिमाइंडर, ठीक है भाई। रिमाइंडर कितना आया? 4। यही आपका क्या है? आंसर, ठीक है। आपकी ड्यूटी है कि आप वीडियो को, अपने लेक्चर को बीच में रोक दोगे, अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद क्या करोगे फिर आप, अगर आपने सॉल्यूशन कर लिया तो अच्छी बात है, आंसर चेक कर लेना, मैच कर लेना, वरना फिर आप क्या करोगे? सॉल्यूशन को देख लेना, ठीक है। अगर आपके पास कोई इससे बेस्ट तरीका था कमेंट में मुझे भी बताना भाई, ठीक है। चलिए भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तरीके वाला कोई रोल ही नहीं है, बस ये कि अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख लेना चीज़ों को, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि ये रिलीवेंट क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस जरूर करवा देंगे। प्रैक्टिस नहीं भी करवा पाए तो रिवीजन तो जरूर करवा देंगे, ठीक है। आपको रिवीजन हो जाएगा 100%। चलो, और आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। आप खुद से चीज जो करोगे तो आपका टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको करी कराई चीजें मिलेंगी तो ज़्यादा आसान चीजें हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 219 हो तो सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए भाई, देखिए क्या करना क्वेश्चन के अंदर। किन्हीं 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग दिया गया, ठीक है। अब देखो उसने बोल दिया कि क्रमांक जो है मेरे लगातार आने वाले नंबर हैं, ठीक है। तो लगातार आने वाले हैं तो एक सीरीज फॉलो कर रहे होंगे कि भाई पहले ये वाला आया होगा, फिर ये आया वाला आया होगा, फिर ये वाला आया होगा, ठीक है। और मुझे इनका टोटल पता है 219, इनका टोटल मुझे 219 पता है क्या भाई? ठीक है। 3 लगातार आने वाली विषम संख्या होगा, मुझे टोटल पता है 219। तो अगर मैं, कितनी संख्या है? 3 संख्या, अगर मैं 3 से इसे डिवाइड कर दूं, 3 7 21 और 3 3 9 यानी 73, ये मेरा एवरेज आ गया क्या? अगर आप समझ पा रहे हो चीजों को, आसान करना चाह रहे हो तो एवरेज आ जाएगा क्या? ये मेरा एवरेज आ गया क्या? तो एवरेज हमेशा बीच में होता है भाई 73। अब इससे बड़ी विषम संख्या 2 जोड़ने के बाद आई होगी, इससे पहले वाली 2 घटाने के बाद आई होगी, तो 71। तो मैंने तीनों संख्याएं निकाल दी एक झटके में, ठीक। अब मेरे से क्या पूछा गया? तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? 71। तो 71 में क्या करूंगा भाई? आंसर लगा दूंगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप 3 नंबर मान लो लगातार आने वाले, ठीक है। मैंने मान लिया कि मेरा सबसे पहला नंबर x-2 है। कभी भी सम या विषम नंबर आपको मानने पड़े 3, तो आप इस फॉर्मेट में मानियो, ठीक है। और ये x हो गया सेकंड वाला, और इससे अगले वाला x+2 हो गया, है ना। x से शुरुआत ना करके आप x-2 से शुरुआत करना, ठीक है भाई। तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। जब आप इसे जोड़ोगे तो आप नोटिस करो कि भाई x x x 3x, और ये 2 से मेरा 2 कट जाएगा, इसीलिए मैंने माइनस से लेना शुरू करा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है भाई? 219 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 7 21, 3 3 9 73। आपको क्या पूछ रखा है? सबसे छोटे वाला। तो x-2 की वैल्यू आप बता दो। आप इधर भी 2 घटा दो और इधर भी आप 2 घटा दो, तो 71 आ गया, है ना। यही मेरा क्या है क्वेश्चन का आंसर। सबसे बड़ा पूछा जाए तो आप जोड़ लोगे, ठीक है भाई। समझ पाए आप चीजों को? आप एवरेज निकाल के करोगे तो ज्यादा बेटर है, आपको लिखना नहीं पड़ने का फालतू, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन थोड़े आसान है आज, है ना। कल का सेट जरूर देख लेना भाई। प्रीवियस जो सेट नंबर 2 रहा आपका, बहुत अच्छा सेट था भाई, ठीक है। चलिए भाई,
और भाई उसके अंदर ना थोड़ा जो लास्ट क्वेश्चन है उसे एक बार आप आसानी से, मतलब क्या है, थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती हो गया था, ठीक है, उसे आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना भाई। और इसमें क्या है, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपकी मेंसुरेशन का रिवीजन भी चल रहा है, ठीक है। हम सारे फॉर्मूले करते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में वर्ग को उठा लिया था, वर्ग के मैंने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए थे, इंपॉर्टेंट है जो आपके हिसाब से। और फिर मैंने क्या करवाया, उस पर 10 क्वेश्चन करवा दिए थे, 10-12 के आसपास, और 4-5 क्वेश्चन मैंने आज सिलेक्ट कर लिए। तो आज हमारा वर्ग खत्म हो जाएगा रिवीजन में भी, है ना। इसी सीरीज के अंदर मिल जाएंगी चीजें आपको, ठीक है। 3 द्वारा विभाजित 3 अनुक्रमिक प्राकृत संख्याओं का, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 3 संख्याओं की बात हो रही है। मैंने मान लिया कि मेरी ये कोई 3 संख्या है, इनका टोटल मुझे 45 पता है भाई। 3 संख्या हो गया तो मैं एवरेज अगर निकालूं तो 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 15 आ गया। 15 क्या आ गया, मेरा एवरेज आ गया भाई। एवरेज को मैं बीच में लिख दूंगा। अब ये संख्या किस सीरीज को फॉलो कर रही, 3 द्वारा विभाज्य है ये सीरीज, है ना। तो भाई ये 13 है, तो अगली चीज जब 3 से डिविजिबल है तो 3 जोड़ क्या आई होगी, तो 18 रही होगी। और इससे पहले वाली क्या रही होगी, 3 कम रही होगी, यानी 12 रही होगी। तो क्या पूछेगा, सबसे छोटी संख्या 12, ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे होंगे भाई, आप वैसे कर लोगे x -3 और x+3, ठीक है। आप ये सीरीज मान के इसके इक्वल रखे भी कर सकते हो, ठीक है। आप हमेशा ऐसे मानना, ये मत मानना कि x मान रहे हो फिर x+3 मान रहे हो, x+5, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, हल्का सा बिल्कुल। नुकसान जब होगा जब संख्याएं बड़ी होंगी, यहाँ पे छोटी संख्या कोई नुकसान पता भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। ये करके दिखाओ भाई। एक व्यक्ति किसी केक को 4 बराबर टुकड़ों में काटता है और एक टुकड़े को फिर से 25 ग्राम के छोटे टुकड़ों में काटता है। यदि अब उसके पास केक के 11 टुकड़े हैं तो पूरे केक का वजन कितना था, ठीक है भाई। आप इसे एक बार ट्राई करो भाई, क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो करते हैं भाई, ना। देखो मेरे पास ना एक केक है, या पिज्जा समझ लो आप भाई, केक समझ लो या पिज्जा समझ लो इसे, ठीक है। ये मेरे पास है, इसके पास, इसने बोला कि 4 टुकड़े हैं, तो मैंने इस तरीके से 4 स्लाइस बना ली उसकी, ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि अब क्या हुआ, उसने ना किसी एक पीस को पकड़ लिया। देखो भाई ध्यान से देखियो, आप बहुत ध्यान से देखियो। मैंने किसी एक पीस को पकड़ लिया, मैंने मान लो कि मैंने इस वाले पीस को पकड़ लिया, इस वाले पीस को मैंने पकड़ लिया, और मैंने इतने टुकड़े कर दिए कि अब सारे के सारे कितने हो गए, 11 हो गए आपके पास टुकड़े, है ना। देखो 4 टुकड़े तो पहले ही थे, 11 टुकड़े हो गए ना अब टोटल। उसने बताया कि अब इसके ना 11 पीस हो गए, है ना। और मुझे पता कि स्टार्टिंग में तो 4 ही पीस थे, तो मैंने जब इसमें से 4 घटाया तो मुझे पता लगा कितना भाई, हाँ ये इतने थे ना, 4 पीस थे और 11 हो गए दोबारा से, ठीक है। तो ये 7 पीस और बन गए ना, 8। अब उसके पास केक के 11 टुकड़े हैं भाई, ठीक है। 4 तो ये पहले से ही थे भाई। अच्छा ये वाला तो बट गया ना, मतलब ये तो खुद में भी बट गया ना अब। तो अब क्या है, अब 11 में से 4 घटाने का मतलब फिर क्या करोगे इसमें से, देखो आप 11 ना लेके सब 12 ट्रीट करो, क्योंकि वो खुद भी तो बट गया ना भाई अब। भाई देखो 4 टुकड़े पहले से थे मेरे पास, ठीक है। उसने बोला कि 11 टुकड़े बन गए अब केक के टोटल, ठीक है। तो आप क्या कर रहे होंगे भाई, अगर मैं इसे 7 ट्रीट करूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, ठीक है। 7 और एक टुकड़ा कितने का बताया उसने, 25 का। ऐसे थोड़ी ना होगा भाई, ये भाई 11 टुकड़े टोटल हो गए मेरे पास, और 4 टुकड़े पहले से। अब 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा पहले से भी बट गया ना मेरा, तो मेरे पास 8 टुकड़े बचे अलग से, ठीक है। और एक टुकड़े का वजन कितना बताया भाई उसने, देखो मेरे पास इसने बोला कि 11 टुकड़े हो गए भाई केक के, है ना। अब क्या है, 3 टुकड़े तो ये है मेरे पास, अब ये वाला बट गया भाई आपका, ठीक है। इसने यहाँ से जो टुकड़े बने सारे के सारे, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसमें से जो 11 है, 11 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा ऑलरेडी, या फिर मैं समझ लूंगा कि 11 है उसे 12 समझ लूँ मैं, ठीक है। और फिर 4 मेरा वो माइनस हो गया जो पीस थे मेरे, ठीक है। तो मेरे पास 8 पीस बचे, और एक पीस की वैल्यू कितनी है, एक पीस मेरा 25 ग्राम का है, ठीक है। तो ये 200 ग्राम का मेरा एक पीस बन गया भाई, ठीक है। और अब क्या है, ये वाला एरिया मुझे 200 ग्राम का पता लग गया भाई टोटल। और ऐसे ऐसे मेरे पास 4 पीस होने की वजह से मैं क्या करूँगा, ये भी तो है मेरे पास, ये भी तो है मेरे पास, और ये भी तो है मेरे पास, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 800 ग्राम आ गया, ठीक है भाई, है ऑप्शन के अंदर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। एक बार देख लेना भाई, समझ लेना, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है।
अगर नहीं समझ आए तो बता देना, मैं दोबारा फिर करवा दूंगा अगले सेट में। एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ता है, ठीक है भाई। उसने क्या करा, 1 से 20 तक यानी लगातार आने वाले नेचुरल नंबर जो भी है उसने सारे जोड़ दिए। जो सीरीज है 1 2 3 4, ये कहाँ तक 20 तक उसने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। अब आपको टोटल करना आता होगा मेरे हिसाब से, आप करोगे n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है, नेचुरल नंबर के योग का फॉर्मूला, ठीक है। तो कितने हैं, 20 पद हैं, 20 और 1 21/2, तो मैंने काट दिया, तो ये आना था 210। रियलिटी में कितना आना था, 210। जब हर एक नंबर सिर्फ एक बार जुड़ रहा होगा तो क्या आना था, टोटल 210। लेकिन क्या हुआ, वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता, कोई संख्या 2 बार काउंट होगी मेरे से, है ना, और मुझे योग कितना मिला, 215, ठीक है। तो जब एक बार जुड़नी थी संख्या तो 210 आना था, लेकिन गलती से वो एक बार एक्स्ट्रा जुड़ गई। वो संख्या एक बार एक्स्ट्रा जुड़ने की वजह से मुझे क्या मिला, 215 मिलना स्टार्ट हो गया। मिलना कितना था, 210 मिलना था, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि मुझे सिर्फ 5 ही एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या। तो 5 को एक बार तो मुझे चाहिए था, वो तो यहाँ पे काउंट हो ही गया ऑलरेडी, एक बार एक्स्ट्रा जुड़ने की वजह से 215 हो गया भाई, ठीक है। और ये 5 ही मेरे पास एक्स्ट्रा है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। अब मैंने एलसीएम और एचसीएफ के 4 से 5 क्वेश्चन उठा रखे ताकि मैं इस कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करा सकूं, ठीक है। तो चलिए देखो, कभी भी आपको ना कोई फ्रैक्शंस के अंदर चीज दी जाए, मान लो कि a/b, c/d, e/f, कोई भी सीरीज जैसे, आपको इसका एचसीएफ निकालना कभी भी, यानी मैं से आपको कभी भी इसका निकालना हो, तो आप क्या करोगे, ऊपर वालों का निकाल लोगे, a, c, e, a, c, e का आप निकाल दोगे एचसीएफ, और नीचे वाले क्या है, b, d, f, आप इनका नीचे वालों का निकाल दोगे एलसीएम। यानी आप रटा रटा एक तरीका याद रख सको, जो भी चीज निकालनी है आपको, एचसीएफ निकालना था ना, तो ऊपर वालों का निकाल लोगे आप, जो बच गया उनका आप एलसीएम निकाल दोगे, नीचे वालों का आप एलसीएम निकाल दोगे। अब यही सीरीज में देखो, यहाँ पे दोबारा फिर लिख रहा, मैंने मान लिया कि इस बार एलसीएम यानी लेस है, लघुत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोलेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्या होता है, महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए लेसे निकालना मुझे, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैंने अभी बताया ना कि जो भी चीज निकालनी है ऊपर वालों की निकाल दियो, इसका तो आप लेसे निकाल दो एलसीएम, और नीचे जो बच गया ना BDF, इनका आप निकाल दो एचसीएफ, जो बच गया वो दूसरे वालों का निकाल दो, बटे वालों का, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे, ठीक है। बहुत आसान चीजें हुए, कंफ्यूजन हो जाती है भाई, ठीक है। और यही यूपी पुलिस के पेपर के अंदर इस बार कंट्रोवर्सी थी इसी टॉपिक से, यहीं से, ठीक है। पेपर के अंदर आया था, सब गलतियां कर दी थी टीचर्स लोगों ने भाई, ठीक है। हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो समझो भाई, 2/3 ये दिया हुआ मेरे से, मैं लिख देता हूं एक बार, 2/3, 3/4 और 4/5, इसका आपको क्या निकालना भाई, मैं से निकाला, तो मैं क्या करूंगा भाई, ऊपर वालों का मैं से निकाल लूंगा ओनली। और मैं से क्या होती है, एक ऐसी संख्या निकाल लो आप, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या निकालो जो इन तीनों में भाग दे देवे, पूरा पूरा डिविजिबल हो जिससे, है ना। तो मैं देख रहा कि भाई मैं से निकालना ना भाई, तो ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती, अगर मैं 2 को सिलेक्ट करूं तो 3 में नहीं जाएगी, 4 को सिलेक्ट करूं तो 2 में नहीं जाने की, उससे 3 में नहीं जाने की, ठीक है। 2 से 4 में जाती है, लेकिन 4 से 2 में नहीं जाती भाई, ठीक है। तो मैंने देखा कि कोई संख्या है ही नहीं, लेकिन जब कोई भी संख्या ना हो तो वहां पे 1 हमेशा होता है, ठीक है। तो ऊपर वालों का मुझे मैं से निकाला ना एचसीएफ, तो मैं ऊपर वालों का निकालूंगा तो 1 आ गया, ठीक है। अब मैं नीचे देखूंगा भाई, है ना, मैं देख रहा कि नीचे जो बच गए उनका निकालना मुझे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, आप सारे के सारों में से क्या करो, सबसे पहले तो एचसीएफ निकाल लो, और फिर जो बचेंगी को प्राइम नंबर उन्हें साथ में मल्टीप्लाई में लिख दोगे, ठीक है। मैं देखा 5 चौक 20 और 20 दिया 60, 60 ही ऐसी संख्या है जिस जिस जो मतलब सबसे छोटी भी हो और इनकी इनसे डिविजिबल भी हो, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत किसी को भाई, तो 1/60 मेरा आंसर है क्या, ये रहा भाई, है ना। बाकी ऑप्शन पे ध्यान मत दियो इतना, आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छा रखो और कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, क्योंकि पीपीटी वगैरह बनाने में भाई थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी ऑप्शन इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। इग्नोर कर देना, आप अपने पे विश्वास रखियो बस, सेल्फ बिलीव।
चलिए भाई, ये बोल रहा है कि 2/3, 4/5, सॉरी 4/9 को मैं 5/6, इनका आपको एलसीएम निकालना। ठीक है, एलसीएम निकालना तो मैं ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दूंगा। देखो 2, 4 और 5, मैंने देखा 5 चौक 20 और 2 20 का काम कर देगा 2 ही, है ना, 2 का काम 20 ही कर देगा, तो मेरा ऊपर तो आ गया 20। एलसीएम निकाला ना भाई, तो मैंने ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, मैंने सबसे छोटी ऐसी संख्या 20 मिली, जो 2 को भी सेटिस्फाई कर रही है, 2 का भी पूरा पूरा मल्टीपल है, और 4 का भी और 5 का भी। इससे छोटी कोई ऐसी संख्या है नहीं, लोवेस्ट वाली लेनी मुझे। ठीक है, अब मैं देख रहा कि भाई इनका नीचे वालों का निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है जिससे इन तीनों के अंदर भाग चली जावे? तो मैं देख रहा हूँ कि भाई 3, 9, 6, तो 3 ऐसी संख्या है क्या? जब इसे डिटेल से पढ़ रहे होंगे ना, देखो कंप्लीट बैच चल रहा है, सीरीज को फॉलो कर देना भाई। ठीक है, परसेंटेज उसके अंदर अभी चल रही है, तो 20/3 आ गया है क्या? अगर नहीं भी है ना तो तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन है। वहां पे ना डिटेल से चीजें पढ़ाई जाएंगी, अभी तो क्या है भाई, प्रैक्टिस सेट के लिए आज से ही पढ़ाना पड़ेगा भाई, है ना। 2/3, 4/9, 8/27 का एलसीएम निकालना, तो ऊपर वालों का निकाल लो आप एलसीएम। ठीक है, लेसे निकालना ना भाई सीरीज का, तो ऊपर वालों का निकाल लो एलसीएम। तो मैं देख रहा हूँ कि 8 आ गया, क्योंकि 8 ऐसी संख्या 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी और 8 से भी, सबका मल्टीपल है ना। चलो, तो भाई मैंने 8 लिख लिया, तो नीचे वालों का निकालना मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि लेसे मैंने ऊपर वालों का निकाल दिया। तो भाई ऐसी कौन सा मल्टीपल होगा, फैक्टर होगा, जो इसका भी और इसका भी इसका भी? तो मैंने देखा 3 ही होगा क्या भाई। अब 3 से 3 भी और 9 भी और 27 भी, तीनों में भाग चली जाएगी। ठीक है, 3 इनका सबसे बड़ा फैक्टर हो सकेगा। अगर मैं 3 के बाद 6 को लूंगा तो मैं देखूंगा 3 में तो चली जाएगी, लेकिन 9 और 27 में नहीं जाने की भाई। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया बताओ, 3। तो 8/3 है क्या? नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर ई लिखो, 8/3 है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करना बस, आपको कुछ नहीं है, बहुत ईजी चीज है ये। क्वेश्चन आप होमवर्क में रख लो, है ना, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है। ऑप्शन आप इग्नोर कर देना इसके। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये भी गलती होंगे, अगर सही हुआ तो लगा देना और मुझे बताना आप इसके बारे में। ठीक है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कर दोगे भाई आप इसे, ये प्रैक्टिस के लिए। अब ये देखो, जो भी आंसर आएगा कमेंट में जरूर बताना। आप ये मत सोचना कि जो ऑप्शन है इनमें से ही आपका आंसर होगा। ठीक है, हो सके आपके साथ थोड़ी खुराबात कर दी गई हो, खेल दिया गया हो थोड़ा बहुत। ठीक है, आप कमेंट में बताना आंसर इसके। अब ये देखो भाई क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन आ गया आपका रेशो से, है ना। A/B आपको पता है 5/7 तथा C/D आपको पता है 2A/3B। तो AC/BD का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है भाई, करें आप एक बार ट्राई करें इसे करने की। करें भाई, चलो करते हैं। मुझे A/B की वैल्यू कितनी पता है, बहुत ध्यान से देखना भाई। ठीक है, 5/7, और C और D मुझे क्या पता है वो चेक कर लेते हैं एक बार। ये पता है 2A। अब A का मान मैं इधर से उठाऊंगा और यहाँ पे रख दूंगा, अपन 3B। अब B की वैल्यू मैं यहाँ से उठाऊंगा तो 3 × 7। तो भाई C और D मुझे कितना मिल गया, 10/21। ठीक है, अब मुझे बताना है AC/BD। तो AC देखो, सबसे पहले C A आ रहा है और C आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो AC यानी 5 × 10, और BD बताना आपको, B आ रहा है इधर पे और D इधर है भाई। ठीक है, तो ये हाँ BD है ना भाई, तो मेरा 7 आया और 21 आया। ठीक है, तो ये आ गया AC/BD का वैल्यू। ठीक है, तो आप देख लो, कुछ कटता हो तो काट लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 आ गया, नीचे आ गया 147। तो 50/147 है क्या भाई? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी मेरा मैच हो गया। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। एक बार ये करेंगे क्वेश्चन, A+B/B+C/C+A, ये आपसे गिवन है 6/7/8। तब आप A+B+C बराबर आपसे 14 गिवन है इसके अंदर। ठीक है, तो C का मान आपको ज्ञात करना है भाई। आप एक बार करने की कोशिश करेंगे इसे। करे भाई, चलो करते हैं। मुझे पता है कि A+B, B+C, C+A, अगर मैं तीनों को एक बार जोड़ दूं
क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पे ये चीज गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 गिवन है, तो क्या मैं उधर की साइड से a प्लस बी प्लस सी निकाल सकता हूँ क्या? जी हाँ, मैं ट्राई करूंगा भाई, ठीक है। मैं अगर a प्लस बी प्लस सी सी प्लस इन सबको जोड़ूँ तो मुझे पता लगा कि सारी चीजें मेरे पास दो दो बार आ गई। देखो a 2 बार, b 2 बार, c भी 2 बार, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि मेरे पास 2a प्लस बी प्लस सी आ गया क्या इधर से, और इधर से देखूंगा तो मैं 8 7 15 और 6 21, ठीक है। इधर से आ गया 21, तो मुझे पता लगा कि भाई मेरे हिसाब से a प्लस बी प्लस सी जो है 21/2 आ गया क्या? ये मैंने चीज निकाल दी भाई, a प्लस बी प्लस सी मैंने 21/2 आ गया मेरा, ठीक है। और इधर दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो मेरे हिसाब से जिस चीज की वैल्यू 21/2 आनी थी उस चीज को वो 14 दे रहा क्या भाई मेरे से? उसने बोला कि ये तो चीज 14 है, मेरे हिसाब से तो 21/2 आई। तो मुझे यहाँ से एक चीज पता लगी कि मेरे एक की वैल्यू कितनी आ जाए। मैं काट दूंगा, देखो 7 दूनी 14 और 7 दिया 21, तो 3 बराबर आ गए, 2 इधर चला जाएगा, 3 बराबर आ गए 4 के, तो 1 बराबर आ जाएगा। ये 3 इधर बटे में ले आया मैं, 1 की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक है भाई। किसी को यहाँ तक दिक्कत है? मेरे से क्या पूछा गया? मेरे 1 यूनिट की वैल्यू, अगर यहाँ पे 1 होता ना तो इधर की साइड 4/3 होता। मैं ये चीज बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी, 21/3 की 14 थी, तो मैंने 2 से एक बार 7 से काटे तो इधर 2 आ गए, इधर 3 आ गए, तो 3 बटे में आ गए, और ये 2 मल्टीप्लाई में चला गया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। मुझे वैल्यू बतानी है सी की, तो मैं इधर से ही सी लेके आऊंगा। देखो कैसे निकलेगा भाई सी, ठीक है। तो आप सी निकालोगे तो इसका मतलब ना आप समझ पा रहे हो 10.5 भी बोल सकता हूँ मैं से, है ना। इसे मैं जब 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 10.5 मिलेगा मुझे। अब मुझे चाहिए सी निकालने के लिए मुझे a प्लस बी का पता होना जरूरी है क्या भाई? सी निकालना तो मुझे a प्लस बी का पता होना चाहिए। तो a प्लस बी मेरे से कितना पता है? मुझे पता है 6। अगर a प्लस बी की वैल्यू 6 है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10.5 है, तो मेरा c 4.5 रहा होगा क्या भाई? क्योंकि इन दोनों डाटाओं को टोटल करके ये तो 10.5 आया होगा मेरे पास, तो मुझे सी पता लगा 4.5, यानी कि मुझे 4.5 की वैल्यू बतानी भाई। 1 की वैल्यू 4/3 थी, तो 4.5 की वैल्यू कितनी होगी ये बताना। तो मैं इसे काटूंगा तो 1.5 आया, और 1.5 की जब मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ गया, ठीक है भाई। ये ही करना था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल, ठीक है। प्रॉपर्टीज है बेसिक रेशो की, आप उसे लगाओ और हो जाएगा क्वेश्चन। ये करो भाई, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है आपके यूपीएसआई के पेपर के अंदर, भरमार क्वेश्चन आती है वेन डायग्राम से, ठीक है। और रेलवे के अंदर भी मिलते हैं आपको क्वेश्चन देखने के लिए भाई, ठीक है। ये देखो क्या बोला, 600 कर्मचारियों की एक कंपनी में 20%, देखो परसेंटेज के अंदर है तो 600 एक वैल्यू है, मैं 100% मान के भी कर सकूँ, क्योंकि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो समझो मेरी बात को भाई, मैं वेन डायग्राम से भी करके दिखा दूंगा और वैसे भी दिखा दूंगा, ठीक है। अगर आप वेन डायग्राम से नहीं करना चाहते तो फिर आपको क्या करना है? देखो 100% जो होता है आपका, 100% किसके बराबर होता है? यानी 2 में बंदे में बात करी इसने, तो मैं कर रहा हूं एक्टिविटी 1 को करने वाला कौन है? 20% कर्मचारी। मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने करना शुरू कर दिया। एक्टिविटी नंबर 2, यानी एक्टिविटी 1 है चाय पीना और एक्टिविटी नंबर 2 है कॉफी पीना, ठीक है। इसे करने वाले कितने लोग हैं? 30%। समझ रहे भाई मेरी बात को, है ना। लेकिन इनमें कुछ लोग ना कॉमन रहे होंगे, ऐसे ग्राफ ऐसे बनता है भाई, ये आधा ग्राफ इसे इधर वाले को ढक लेता है, यानी समझो मैं इधर बना देता हूँ एक वेन डायग्राम, ठीक है। अब ऐसा है ना कि चाय पीने वाले हैं और कॉफी पीने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग ना इनके अंदर कॉमन आ गया, ठीक है। आप नोटिस कर रहे होंगे कॉमन वाले लोग 2 बार काउंट हो गए क्या यहाँ पे? क्योंकि वो जब मैंने चाय वालों की बात करी वो तब भी जुड़ गए, और जब मैंने कॉफी वालों की बात करी तब भी जुड़ गए, तो मेरे पास ये 2 बार काउंट हो गया ना, तो मैं इसे 1 बार घटा दूंगा, है ना। मैं इसे क्या करूंगा भाई? 1 बार घटा दूंगा। 1 बार घटाने का मतलब क्या? ये जो चीज है जो कॉमन दी उसने, तो उसे मैं 1 बार माइनस करूंगा, ठीक है। तो भाई उसने बोला कि भाई तथा 15% कर्मचारी दोनों एक्टिविटी यानी चाय और कॉफी दोनों को पीते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? कितने लोग हैं? 15%, तो मैं 15% को 1 बार कर दूंगा माइनस। तो अब क्या है, वे लोग आगे जो चाय या कॉफी दोनों में से एक ना एक चीज जरूर पीते हैं, ठीक है। तो ये मेरा वो डाटा आ गया एक्टिविटी को करने वाले लोग, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके अंदर x लोग मान लूं, x% लोग वो रहे होंगे जो एक्टिविटी को नहीं करते होंगे, है ना। तो ये टोटल जनता आ गई क्या? मेरी टोटल पब्लिक आ गई क्या? 100% की वैल्यू है क्या भाई? ये समझ पा रहे क्या इस बात को? ठीक है, आप इसे एक बार टोटल करो, निकाल लो।
30 और 20 50, 50 में से मेरा 15 गया तो 35, ठीक है भाई, और ये उधर जाके माइनस होगा तो मुझे एक्स की वैल्यू मिली। जो एक्टिविटी नहीं करते हैं वो 65% लोग हैं। अब आप क्या करो, उसने वही चीज पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों नहीं पीते, मतलब वो यूज ही नहीं कर रहे, कंजम्पशन ही नहीं कर रहे। तो आपको ना 600 का 65% निकालना भाई। परसेंटेज हटाऊंगा तो मैं 100 लगाऊंगा, 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट जाएगी, 6 पंजे 30, जीरो 3 कैरी गया, छंग छंग 36 और 3 39। तो 390 लोग मेरे ऐसे रहे जो किसी ना किसी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट कर सकते हो विदाउट मेकिंग एनी डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम बनाने की बात है तो ऐसे, ठीक है। उसने बोला कि कॉफी वाले, मैंने इधर चाय वाले मान लिए मैंने लोग, इधर मैंने मान लिए कॉफी वाले लोग, ठीक है। समझो बहुत ध्यान से भाई। अब देखो उसने बोला 20% कर्मचारी चाय। देखो वेन डायग्राम को कभी भी फिल करना हो ना तो उस डाटा को पहले फिल करोगे। अब जो एक्टिविटी दोनों कर रहा है, ठीक है। आप देखो कि 15% लोग कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो कभी वेन डायग्राम को फिल करोगे ना तो कॉमन वाले डाटा को पहले फिल करा करो। मैंने 15% लिख दिया इसके अंदर भाई, ठीक है। अब मुझे पता चाय पीने वाले कर्मचारी कितने हैं, 20%। तो भाई मुझे टोटल ये है ना, ये चाय वाला डायग्राम है जो, ये मुझे कितना करना, 20 बनाना। 15 मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डाल दिया, ये भी कवर है ना इसके अंदर, 15 तो आ गया, तो ये 5% और होगा इधर। अब आप कॉफी वालों की बात करो, कॉफी वाले कितने, 30% है, 15 इधर आ गया, तो भाई 15 इधर रहा होगा क्योंकि मुझे कॉफी के अंदर 30 दिखाने टोटल। तो 15 + 15 कॉफी के अंदर अब आगे 30, ठीक है भाई। यहां तक बताओ किसी को दिक्कत है क्या। अब देखो चाय या कॉफी कोई ना कोई एक ड्रिंक जरूर ले रहे हैं, बंदे कितने आए टोटल, 15 15 30 और 5 35। 35% लोग वो है जो किसी ना किसी चीज का कंजम्पशन जरूर कर रहे हैं, मेरे पास है ना, जो किसी ना किसी चीज का कंजम्पशन जरूर कर रहे हैं, मेरे पास है 35% लोग, ठीक है। लेकिन मुझे क्या निकालना, जो कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो 35% किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व वाले आगे के, तो 100% होता है ना भाई टोटल अपने आप में हर चीज। तो 35 कौन है जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो 65 कौन है जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। इसका परसेंटेज पूछ रखा है, परसेंटेज में तो 65 आ गया, लेकिन वैल्यू में क्या है, आप 600 का निकाल दोगे 65% भाई। परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो खा जाओगे, 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 390 मिल गया आपको, ठीक है भाई। ये वेन डायग्राम से बात वही पड़ेगी, बिल्कुल वही चीज मैंने डाटा लिख दिया डायरेक्ट, है ना। देखो क्या करना है, एक्टिविटी 1 को करने वाले लोग प्लस एक्टिविटी 2 को करने वाले लोग, ठीक है, माइनस करोगे दोनों एक्टिविटी को करने वाले लोगों को, ठीक है, और फिर प्लस कर रहे होंगे आप किसी भी एक्टिविटी को नहीं करने वाले लोग, ठीक है। और ये 100% के इक्वल है। आज मैं दो के मतलब 2 डाटा है ना जब मेरे पास, एक्टिविटी वन और एक्टिविटी 2, ठीक है, तब का मैंने क्वेश्चन करवा, एक क्वेश्चन और लेकर आया मैं, और कल मैं 3 वाले डाटा को लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। फिर मैं 4 को भी लेकर आऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा चीजें कैसे होती हैं भाई, ठीक है। आप एक पैटर्न पकड़ गए ना तो आपको कोई वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप पैटर्न को पकड़ जाओ, चीजें बन जाएंगी, ठीक है। ये देखिए एक बार एक क्वेश्चन और आपके सामने है, ठीक है। इस बार परसेंटेज ना होगा, डाटा है सीधा आपके पास, ठीक है। देखो टोटल 450 छात्र हैं भाई, 325 छात्र फुटबॉल खेलते, एक्टिविटी 1 करने वाले 325। अब देखो 175 क्रिकेट खेलते, एक्टिविटी 2 करने वाले 175। आगे के 50 छात्र न तो फुटबॉल और न ही क्रिकेट खेलते हैं, ये वाला डाटा नहीं है। यहाँ पे तो मुझे वो वाले माइनस करने हैं जो दोनों काम करते हैं, तो मैंने मान लिया एक्स लोग रहे होंगे। अब क्या है, जो दोनों काम नहीं करते हैं वो यहाँ पे मैं प्लस करूंगा, क्या कितने, 50 लोग कुछ भी नहीं कर रहे भाई, ठीक है। तो ये डाटा आ गया 450 के बराबर। तो अब मैं नोटिस कर रहा भाई 325 और 175, 400 500 हो गए, ठीक है, और 50, ये इधर का डाटा 550 आ गया। तो ये ऐसी चीज बन गई क्या, 450 बराबर 550 माइनस एक्स, तो ये एक्स उधर जाएगा और ये 450 इधर आगे घट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 100। तो 100 लोग हैं भाई ये से मेरे पास, ठीक है। वेन डायग्राम आप खुद बना लेना इसका, ठीक है। तो ये तरीका बताओ कैसा लगा आपको। चलिए भाई आगे। वेन डायग्राम से भी इजीली कर लोगे आप उसे, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ठीक है। ये करेंगे भाई क्वेश्चन एक बार आप, एक बार इसे ट्राई करो भाई। भाई सहारनपुर की स्पेलिंग सही करवा दियो स्लाइड में, मतलब अगला जब सेट बना रहे होंगे ना आप, इसे सही करवा दियो। ये गलत है ना, देखो सहारनपुर कमेंट आया बच्चे का एक,
इतना ध्यान रखा करो भाई। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन करेंगे ना। एक व्यापारी एक कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वैसे 25% कम कीमत पर खरीदता है तथा 25 रुपए कम लेकर बेचता है तो उसे 25% का मुनाफा होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आप इसे करो एक बार। देखो अगर आप इसे 100 मान के करोगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैं अभी दिखा दूंगा उस चीज को भी। ठीक है, वैसे आप खुद करके देख लेना 100 मान के। मैं ना थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा के लिखूंगा। मुझे पता है कि 25% मुझे ना 1/4 1/4 या तो मैं 1600 मान लूँ या फिर मैं 400 मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने अपना सीपी ना 400 मान लिया भाई। बहुत ध्यान से देखियो तो मेरा एसपी स्टार्टिंग की कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना होगा। उसने बोला एक व्यापारी एक कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचता है। अब देखो 400 मैंने अपना सीपी मान लिया क्या भाई, ये तो 100% की वैल्यू आ गई। तो मैं अगर एक जीरो घटा दूंगा तो ये मेरी 10% की वैल्यू आ गई। 10% की वैल्यू 40 है तो 20% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, फिर से 40 आ जाएगा। फिर बचा मेरे पास कितना, मुझे 25 निकालना ना, तो 20 मेरे पास 5% और बच गया भाई। 10% की वैल्यू 40 है तो 5% की वैल्यू होगी 20। तो मैं नोटिस करा कि 100, तो यानी 400 की चीज 500 रुपए में बेचने की बात होगी भाई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो आगे क्या हुआ। यदि वैसे 25% कम कीमत पर खरीदता, यानी बोला कि वैसे 400 में ना खरीद के ना 25% कम कीमत पे खरीद दे, तो भाई 10% 40 है, वही 25% 100 आएगा। तो यानी बोल रहा कि 300 की खरीद लो आप इसे। अगर सीपी ये ना हो के ये होता तो उसकी कंडीशन को दिया हुआ है। ठीक है, सीपी 400 ना हो के 300 होता तो तब बोलो क्या बोला इसने। वो बोला है कि अब उसे 25% का मुनाफा होता है। ठीक है, तो भाई 300 का 25% कितना होगा। ठीक है, 100 का 25% कितना होता है 25, और 25 या 75, यानी यहाँ पे हो जाएगा 375। ठीक है भाई, अब देखो मुझे ओवरऑल, अगर मैं पहले बेच रहा था 500 का जा रहा था मेरा आइटम, अब जा रहा मेरा 375 का, तो मेरे हिसाब से 125 का नुकसान हो रहा क्या भाई मुझे। पहले बिजनेस में और सेकंड बिजनेस में मुझे 125 का नुकसान हो रहा है। उसने मुझे बताया कि नहीं नहीं 125 का नुकसान नहीं हो रहा है आपको। ठीक है, साइन को नोट कर देना भाई। वो बोला कि 25 का हो रहा भाई। तो 125 की वैल्यू 25, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 आ गई। आपसे पूछा क्या गया, उसने पूछा कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है रियलिटी में 4। ये तो कंडीशन है ना भाई, असलियत में तो 400 ही है ना। तो मुझे 400 यूनिट की वैल्यू बतानी है, समझ लो बस। 5 8 40 और एक जीरो पीछे लगवाया तो 80 रुपये आ गया है क्या। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप 100 मान के खुद करके देखना एक बार इसे। 100 125 जब आप इसे कम करेंगे तो लिखना, चीजों को करके देखना। ठीक है, आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो गया आपका। ठीक है, वो 3 4 फ्रैक्शंस मुझे ऐसी दिख रही थी तो मैंने आइडिया लगाया कि भाई इसे मैं ऐसा ना करके थोड़ा सा बड़ा डाटा ले लूँगा ताकि मैं इजीली काट पाऊँ, पॉइंटों से बच जाऊँ। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, चलिए भाई देखो, ए करेगा अगर तो 10 दिन में करेगा, बी करेगा अगर तो 15 दिन में, और सी करेगा तो ये करेगा 20 डेज, है ना। तो मैंने सबसे पहले काम मान लिया 60, तो 6 4 3, यानी कि एफिशिएंसी आ गई क्या भाई जी। बिल्कुल, देखो इसने क्या बोल रहा, ए तथा सी मिलकर 2 दिन तक काम करे। देखो ए और सी जब काम करेंगे तो 6 7 8 9, अगर एक दिन काम करें तो भाई वो 9 काम करते हैं क्या, लेकिन 2 दिन काम करा तो 18 काम क्या हो गया, फिनिश हो गया मेरा काम है टोटल 60। तो मेरे पास काम कितना बचा 42, और दिन कितने लगा दिए मैंने अभी तक, मैंने 2 दिन का यूज अभी तक ले लिया। ठीक है भाई, इधर मैं डेज लिख देता हूँ। ठीक है, मैं डेज काउंट कर रहा हूँ इधर कितने, 2 दिन अभी तक मैंने लगा दिया। अब मेरे पास काम बचा हुआ है 42, और भाई करने वाले कौन है। अब उसने बोला इसके बाद ए को बी से प्रतिस्थापित कर दिया। अब काम को ए नहीं करेगा, अब करेगा बी, यानी बी 4 आ गया, और सी तो मेरे पास है ही पहले से 4 और 3 7, 7 काम पर डे के हिसाब से 42 काम को करने में 6 दिन और लग गए क्या भाई, और 2 दिन पहले काम हो गया था, तो 2 और 6 8 दिन। 8 दिन में आपने काम को क्या बोल दिया, टाटा बाय बाय। तो 8 दिन आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है भाई, कर लोगे ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा अगले सेट्स के अंदर। 10 सेट्स तक तो ये समझो कि आप रिवीजन ही कर रहे होंगे भाई। ठीक है, मैथ का, और उसके बाद आप फिर देखना चीजें कैसे चल रही होंगी, लेवल देखना क्वेश्चंस का भाई। ठीक है, चलिए भाई, ये आपका पाइप एंड टंकी से क्वेश्चन है।
एक होज में 2 नल लगे हैं जो कि इसी क्रम से 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। पहला भरने वाला है, फीलर है, तो इसकी बात हुई, मैंने मान लिया ए नाम दे दिया मैंने, ये भरने वाला पाइप है तो ये 12 मिनट में भर सकते हैं। मैंने मान लिया कि बी भी मेरा भरने वाला पाइप है, ये 15 मिनट में भर सकते हैं। अब क्या है, एक होज में एक निकास पाइप है सी जो है खाली करने वाला पाइप है, और जब तीनों पाइप, ये बोला कि तीनों पाइपों ने ना एक साथ खोले तो 20 मिनट का समय लगा भरने में, है ना, तो यानी काम तो पॉजिटिव हो रहा है मेरा ओवरऑल, ठीक है। और कितना टाइम लगा, 20 ही दिया ना भाई, हाँ 20 मिनट लगे। तो मैं फिर से अगर एलसीएम निकालूं तो 60 आ गया, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। देखो ए की एफिशिएंसी है प्लस का 5, समझो, और बी की एफिशिएंसी है प्लस का 4, लेकिन मुझे तो सिर्फ 3 काम करना भाई, और 9 काम तो इन दोनों ही कर दिया। तो इसका मतलब ये काम बिगाड़ने वाला है क्या भाई, तीसरा पाइप काम खराब करने वाला है क्या, नहीं पाइप निकालने वाला है क्या, निकासी पाइप, ठीक है। आउटलेट पाइप है क्या, नो है, और रिजल्ट मुझे सिर्फ 3 ही चाहिए। देखो 9 + x, समझो वैसे आपको डायरेक्ट 6 दिख रहा होगा, ठीक है, बराबर 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 9 इधर पहुंच जाओगे, देखो 9 + x, और मुझे चाहिए कितना, 3, तो भाई ये x की वैल्यू -6 आ गया क्या, तो यानी ये खाली करने वाला पाइप है और ये 6 की एफिशिएंसी से खाली करता है। माइनस के साइन से मुझे ये पता लगता है कि ये निकासी पाइप है, आउटलेट पाइप है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा था, तदनुसार निकास नल अकेला भरा हुआ होज, अगर भरा हुआ होज दिया जाए, नहीं 60 भर रहा हुआ इसके अंदर, और खाली करने वाले पाइप सी से बोल दिया जाए कि तू खाली कर, सी खाली करेगा, है ना भाई। तो ये पूछा कि कितना टाइम लगा, भाई 6 के हिसाब से इसे 10 दिन में निपटा देगा क्या, 10 दिन में खाली कर देगा, तो 10 मिनट्स में है क्वेश्चन, तो 10 मिनट लगेंगे, दिन ना लग के, ठीक है भाई। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, ये क्वेश्चन करेंगे भाई। क्वेश्चन है आपके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपके सामने, ठीक है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन जाता हूं तो मेरी रेलगाड़ी 7 मिनट से छूट जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन जाता हूं तो मैं रेलगाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता हूं, ठीक है। तो मेरे घर से स्टेशन की दूरी ज्ञात करो। देखो भाई, अगर आपके पास 2 स्पीड है और टाइम का डिफरेंस आपको पता है कि अगर ये एक्टिविटी इस तरीके से होती है तो ये आता है रिजल्ट, ये करता हूं तो ये आता है, ठीक है। टाइम का डिफरेंस अगर आपको पता है, यहाँ पे देखो एक बार क्या है 7 मिनट लेट हो गए आप, एक बार क्या हुआ आप 5 मिनट जल्दी पहुंच गए, तो आपको पता ना कि भाई 7 और 5 12 का डिफरेंस है दोनों टाइम के अंदर। नंबर लाइन पे आप देखो एक चीज निगेटिव में हो रही है, एक चीज पॉजिटिव में हो रही है, तो डिफरेंस क्या होगा, पहले तो मैं निगेटिव से 0 तक आऊंगा, फिर 0 से आगे चलूंगा नंबर लाइन में पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो एक डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, बाकी प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड आपका पूरा काम करेगा यहाँ पे। डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 और स्पीड 2 का डिफरेंस की मल्टीप्लाई आप टाइम में करोगे, जो डिफरेंस है टाइम का, ठीक है। चलिए अगर आप इसे डायरेक्ट याद रख पाए तो ये आपके लिए 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। पहली स्पीड कितनी थी, देखो मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो कैसे निकला, पहली स्पीड क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर स्पीड कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, डिफरेंस है 1। अब आप देखो टाइम क्या है, एक बार तो 7 मिनट पहले छूट गया आपका, ठीक है। अगर ऑन टाइम आप आते तो उससे आप 7 मिनट डिले कर रहे, ठीक है। एक बार आप 5 मिनट अर्ली चले गए, पहले चले गए, तो भाई 7 और 5 12, दोनों टाइम का डिफरेंस 12 है क्या भाई, तो 12 मिनट है, लेकिन क्वेश्चन घंटों में चल रहा, तो 12 मिनट को जब मैं घंटों में बदलूंगा तो मैं 60 से भाग करूंगा तो मुझे पता लगा 1/5 आ गया घंटे। अब मैं इस 5 से इस 5 को खत्म कर दूंगा, डी आ गया मेरा 6 किलोमीटर आ गया भाई डिस्टेंस। जिस डिस्टेंस को आप कवर कर रहे हो 6 किलोमीटर है, ठीक है, समझे भाई। आप अगर आप प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड से ट्राई करोगे तो 5 किलोमीटर स्पीड है पहली, और फिर दूसरे वाली कितनी थी 6, ये स्पीड है ना भाई। यहाँ तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। मैं डिस्टेंस मान लूँ अगर 30, नहीं भी मानोगे तो आपको पता कि भाई आप एक निश्चित दूरी तय कर रहे तो आपका टाइम क्या आ रहा होगा बताओ, रिवर्स हो जाएगा क्या। ये 6 यहाँ पे पहुँच गया और ये 5 यहाँ पे आ गया भाई, तो कितना डिले हो रहा, 6 में जाओगे तो अब 1 में हो रहा वही काम, तो 1 यूनिट। लेकिन वहाँ पे आप देख रहे हैं एक बार 7 मिनट पहले पहुँच रहे, एक बार 5 मिनट लेट पहुँच रहे आप, तो 1 की वैल्यू 12 मिनट आ गई क्या भाई, ठीक है। 1 की वैल्यू अगर 12 मिनट है तो ये 5 की वैल्यू कितनी होगी, 12 पंजे 60 मिनट। अब 60 मिनट का मतलब 1 घंटा है क्या, इसे मैं 1 घंटा बोल सकूं क्या। अब डिस्टेंस मेरे से पूछी गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब आप 60 मिनट यानी 1 घंटा चलोगे तो 6 कम 6
6 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई आपकी। तो भाई ये प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड से हो गया 6 किलोमीटर। ये करो भाई एक बार क्वेश्चन। ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलता है तथा उसकी यात्रा आरंभ करने से 8 घंटे पश्चात बी अपनी साइकिल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा करना शुरू करता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। ठीक है भाई, देखो ऐसा हुआ, ये कोई एक पॉइंट रहा होगा, है ना, यहां से इन्होंने चलना शुरू करा और यहाँ पे मान लो कि ये बी जो है ना ए का पीछा कर रहा। ठीक है भाई, अब देखो स्पीड के 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ए ने दौड़ना शुरू करा। ठीक है, और वो आराम से 8 घंटे तक दौड़ा। ठीक है, तो भाई ये बताओ अभी बी ने तो चलना शुरू नहीं करा ना, और वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 8 ही घंटे दौड़ लेगा, तो वो 64 किलोमीटर दूर जाके बैठ जाएगा क्या। अब ये 64 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे है। ठीक है, अब ए मेरा यहाँ पे और बी मेरा यहाँ से चलना शुरू करेगा। ठीक है, अब ये तो आगे की तरफ जा रहा ना बेबी, ये तो 8 की स्पीड से आगे दौड़ रहा, और भाई ये 24 से इसका पीछा करना शुरू कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं ना, तो S1 माइनस S2 कर दोगे आप। ठीक है, तो बड़े वाले में से आप छोटे को हटा रहे हैं, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई भाई आपकी, भाई 12 माइनस 8 16 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपकी 20 की जो मेंटेन होगी 64 किलोमीटर की डिस्टेंस। अब जब 16 के हिसाब से आप तय करोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा, कितने घंटे में पकड़ा जाएगा, 16 चौका 64 यानी 4 घंटे में पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब उसने ये नहीं पूछा, वो पूछ सकता है इस चीज़ को भी कितने घंटे में पकड़ा जाएगा, लेकिन उसने ये चीज़ पूछी ही नहीं है। वो पूछ रहा कि भाई ये बताओ पकड़े जाने तक बी ने, हाँ ये कितनी दूरी पर बी, मतलब वही है कि पकड़े जाने पर बी ने कितनी दूरी तय करी, इनडायरेक्टली वही चीज है। ये पूछ रहा है कि भाई आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। भाई ये बताओ बी को ए को पकड़ने में 4 घंटे लगेगा क्या, और बी की स्पीड कितनी है, बी की स्पीड है 24, तो 24 चौका 96 घंटे लगे भाई। ठीक है, सॉरी 96 किलोमीटर, ये पूछा ना कितनी दूरी पकड़, डिस्टेंस बताना मुझे। मान लो भाई 4 घंटे से दौड़ा कौन, बी, और 1 घंटे में वो 24 किलोमीटर जावे था, 24 चौका 96, तो मेरा 96 के आगे आंसर। लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो आप एक ई ऑप्शन बढ़ाओगे और आप 96 लगा के टिक मार दोगे। समझ आया भाई सबको, रिलेटिव स्पीड निकालना था ओवरऑल इसके अंदर। ठीक है, ये नाव से क्वेश्चन आ गया, नाव और धारा से। करे भाई एक बार क्वेश्चन को, एक बार करें। देखो क्या बोल रहा, एक नाव 4 घंटे में 16 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर जाती है और उसी बिंदु पर फिर वापस आ जाती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नौका की चाल कितनी है। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी गई भाई। ठीक है, चलो करते हैं एक बार इसे। ठीक है भाई, करें। चलो आप एक बात बताओ, कोई डिस्टेंस है, समझना बात को, मैं एक रिजल्ट दूंगा आपसे निकाल के, आप उसे डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, चलो मैं पहले रिजल्ट ही बता देता हूँ। डिस्टेंस ना आपकी हमेशा x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसकी मल्टीप्लाई टाइम के अंदर, ये टाइम है समय का अंतर है जो। ठीक है, और भाई आप अपन में 2x लोगे, समय के अंदर ये टोटल टाइम होगा यहाँ पे, तो ठीक है ये टाइम है। ये रिजल्ट अगर आपको डायरेक्ट याद है ना, यहाँ पे x क्या है, x क्या है नाव की चाल, y क्या है धारा की चाल, d क्या है डिस्टेंस है, x मैंने बताई दिया नाव की चाल है, t क्या है उनका कुल समय कितना लगा। ठीक है, ऐसा ही डाटा है क्या, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सको। और ये रिजल्ट कहाँ से आया, वैसे ये देख लो भाई, कोई डिस्टेंस आप जब ऊपर की तरफ जा रहे थे तब भी तय करिए आपने, तो मान लो कि x प्लस वाई से चढ़े आप ऊपर। ठीक है, और ऊपर से नीचे आने की तो ये है, और नीचे से ऊपर जाने की क्या रही होगी, आपने तो दोनों एक्टिविटी करी ना भाई, और आपको पता कि आपको कितने घंटे लगे, जो भी लगा वो टाइम मान लिया मैंने, टी मान लिया। ठीक है भाई, समझ रहे यहाँ तक। तो मैं डी को अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो नीचे क्या बनेगा मेरे पास, ऊपर ये x माइनस वाई यहाँ पे पहुँच गया, प्लस और ये x प्लस वाई इधर पहुँच गया, और नीचे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बन जाओगे क्या,
नीचे मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी क्या, ठीक है भाई। बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, और ये टी उधर है, तो डी को अगर मैं निकालूँ तो मैं नोटिस करूँगा कि ये जो इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा क्या भाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इंटू टी, और ये वाई से वाई मेरा यहाँ पे कट जाएगा, एक्स और एक्स 2x आ गया। तो भाई मेरा डी का रिजल्ट ही है डायरेक्ट, तो मैंने वही चीज़ आपसे डायरेक्ट लिख के दिखाई, ठीक है, क्योंकि मुझे याद है डी बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई टाइम बटे में क्या करोगे आप बटे में ले लोगे 2x, ठीक है। अगर कुल समय दिया तो 2x यानी 2 गुना नाव की चाल, ठीक है। और इसका दूसरा भी रिजल्ट एक होता है आपके पास, यदि समूह का अंतर देवे कि भाई मैंने क्या करा, मैं धारा के विपरीत गया तो मुझे इतना समय लगा, अगर मैं धारा के साथ गया उसी सेम डिस्टेंस को तो मुझे इतना समय लगा, उनका अंतर ये है, ठीक है, दोनों समयों का अंतर ये है, ठीक है। तो आप बताओ कि भाई कुछ भी चीज़ पूछी जा सके, डिस्टेंस पूछी जा सके, कोई एक स्पीड पूछी जा सके दोनों में से, तो फिर आप रिजल्ट याद रखोगे, वो भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। बस वहाँ पे निगेटिव वाला आ जाएगा, डी बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई डेल टी, यानी समूह का अंतर जो दे रखा होगा वो, ठीक है। और यहाँ पे 2y होगा इस बार, 2 गुना धारा की चाल, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो आपसे कुल समय दे रखा ना, एक नौका 4 घंटे में 16 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर गई और आरंभ बिंदु पर वापस भी आ गई, और ये 4 घंटे आपका टोटल टाइम है ना, तो आप इसे यूज ले रहे होंगे, ठीक है। ये रिजल्ट है भाई, अगर आप याद कर पाए तो ज्यादा बढ़िया, वरना बहुत सारे तरीके हैं, आप बाई ऑप्शन जा सको अगर डाटा सूटेबल है तो, ठीक है। तो भाई ये चीज आप समझ पाए होंगे मेरे हिसाब से, 2 रिजल्ट है, आप अपने नोट्स में उतार लेना इन्हें, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस में डायरेक्ट बताऊंगा आपसे, ये दिया हुआ है डिस्टेंस, तो शायद 16 किलोमीटर है ना डिस्टेंस मेरे पास, तो डिस्टेंस की वैल्यू तो गिवन है भाई। तो 16 बराबर होगा, क्या नहीं पता मुझे, नौका की शांत जल में चाल नहीं पता, ठीक है, और धारा की चाल मुझे पता है 3, तो भाई मैं उसे तो x ही लिखूंगा, ठीक है। एक बार x प्लस 3 और एक बार x माइनस 3, मैं इसमें वर्गांतर वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लगा सकूँ, लिखने का तरीका कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है। अब भाई टाइम कितना है, 4 घंटे है क्या, बताओ, ठीक है। प्लस वाला है क्वेश्चन, तो मैं 2x ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने नोटिस करा मैंने 4 से काट दिया 4 बार, 4 चौक 16, ठीक है, और ये 2 वहाँ पे जाओगे तो 8x आ गए मेरे पास, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर करके भी देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अगर मैंने 16 रख दिया, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, मेरा 12 रख दूँ तो 12 टे 96 आ गया। अब 12 का मैं स्क्वायर करूँ उसमें से 9 घटाऊंगा तो ये 96 नहीं आने का है, ठीक है। अब मैं 10 लूँ अगर, तो 10 अठे 80 आ गए इधर, अब 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 आ गया, अब 100 में से 9 गया, ये भी सेटिस्फाई नहीं। और अब मैं 9 लूंगा, देखो नम नम 81, मैंने एक्स को 9 लिया तो 1 मिनट 9 अठे 72 होगा ना भाई, मेरा देख में इधर रहा हूँ और कर में इधर रहा, तो वो चीज़ जो हो रही, एक्स की वैल्यू मैंने ले ली 9, 9 अठे 72 आ गया, एक्स की वैल्यू 9 ले रखी तो 9 का स्क्वायर 81, 81 में से जब मैंने 9 घटाया तो मुझे पता कि 72 ही आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई हो रहा, मेरी चीजें बना पा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन करोगे भाई, ठीक है। चलो भाई ये क्वेश्चन देखो एक, ये भी बोट एंड स्टीम ना और धारा से ही है भाई, मेरी गारंटी है 30 सेट आप मेरे साथ लगाओ, मैं पूरा रिवीजन करवाऊंगा आपका, मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको एक स्पेशल लेवल का कॉन्फिडेंस, मतलब सेल्फ बिलीफ आपके अंदर डेवलप कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन आपको 30 दिन ईमानदारी से करने हैं, उसके बाद जैसा भी टाइम रहेगा ना, मान लो कि 10 या 15 दिन हमें मिल जाए, किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें रहेंगी उसी हिसाब से फिर अगली स्ट्रेटेजी तैयार करी जाएगी, ठीक है। पहले तो मैं सिर्फ ओनली 30 दिन को टारगेट कर रहा भाई, है ना, लंबा नहीं देख सकते ना कि भाई 50 दिन है तो ऐसे करेंगे ये वो, तो हम शॉर्ट टारगेट देख लेंगे पहले, ठीक है। छोटा टारगेट हमारे लिए जो है उसे करेंगे, अपना बेस्ट देंगे उसके अंदर, फिर जो टाइम बचेगा अगला टारगेट सेट करेंगे उसके अंदर, रिवीजन कैसे कराना है या फिर आपकी वन शॉट वीडियो डालनी, वो चीज़ें हम देख लेंगे कैसे भी करके। देखो एक व्यक्ति 32 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में नाव खेता है, ठीक है भाई। जब आप धारा की दिशा में जाओगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, धारा भी आपके साइड में चल रही होगी क्या, जैसे कि आप धारा की साइड में जाओ तो आप पता लगे कि आप भाव में भागते चले जाओ, ठीक है, तो एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई बनेगा ये, ठीक है। और जब धारा के विपरीत जाओगे तो आप तो चल रहे लेकिन पानी आपका विरोध कर रहा, तो आपकी रिलेटिव स्पीड क्या बन जाएगी, एक्स माइनस वाई बन जाएगी क्या यहाँ पे, ठीक है भाई। यहां तक बताओ किसी को दिक्कत है क्या। अब आप देखो कि आप ऊपर वाली कंडीशन में 32 किलोमीटर जाते थे, ये मैं ना स्पीड निकाल रहा है, 32 किलोमीटर जाने में भी आपको कितने घंटे लगे थे, 32 किलोमीटर था 14 किलोमीटर धारा की विपरीत खेता है, यानी प्रत्येक कंडीशन में ना प्रत्येक दूरी को
तय करने में 6 घंटे लगते हैं, तो यानी ये भी 6 घंटे में तय कर रहा हो। और ये 14 की डिस्टेंस है ना जो विपरीत दिशा में जा रहा हो, इसे भी वो 6 में ही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। उसने पूछा मेरे से धारा की चाल बताओ, तो आपको कभी भी सेकंड वाली वैल्यू निकालनी है तो आप अंतर करते हो क्या, आप करोगे 32/6 माइनस 14/6 और इसका आधा। कभी भी देखो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पता है x + y बराबर a, x - y बराबर b। तो अगर कभी भी आपको x निकालना तो आप इन्हें दोनों को जोड़ोगे और आधा कर दोगे। अगर आपको कभी y निकालना तो आप अंतर करोगे और आधा कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ होती है भाई, ठीक है। वही चीज़ मैं इधर यूज़ ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आप जो मैंने बताई ये आप यहाँ पे यूज़ ले रहा। अब मैंने y की वैल्यू चाहिए थी ना भाई, तो मैंने क्या करा, अंतर करके आधा कर दिया। मैंने अंतर निकाल लूंगा जब सबसे पहले मैं ऊपर देखो 8 18/6 और बाई 2, ठीक है। तो मैंने देखा कि 36 18, तो 3/2 आ गया अंतर भाई। 3/2 का मतलब 1.5। y की वैल्यू आ गई 1.5। और यही चीज़ मेरे से पूछ रखी क्या भाई, बताओ धारा की चाल है क्या। जी हाँ, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए भाई साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपके सामने है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। RT बराबर होता है आपका SI%, रेट इंटू टाइम बराबर होता है चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत के, ठीक है। यही फॉर्मूला है, आप ये मत याद रखो कि भाई आपका ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ये वही चीज़ है, ठीक है। ये वही चीज़ है, लिखने का तरीका चेंज है बस, ठीक है। तो मैंने लिखा RT बराबर SI%। तो रेट कितना है क्वेश्चन के अंदर वही निकालना है, ठीक है। नहीं पता टाइम कितना है 12.5 वर्ष, ठीक है। चलिए भाई ब्याज कितना मिला 3 मिला, किस पे, धनराशि पे। परसेंटेज के लिए आपको पता कि आप 100 लगा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। या फिर आप सीधा देख सको कि 3/4 75 की वैल्यू है, ठीक है। ठीक है भाई, तो आप नोटिस करोगे 4 से आप इसे काटोगे 25 और 12.5 से 2 बार कट गया और 3 दूनी 6, रेट आ गया 6%, ठीक है भाई। कुछ नहीं करना था, RT बराबर SI% लगा दो, आप रट लो इस चीज को, RT बराबर SI%, RT बराबर SI%, RT बराबर SI%। तो मुझे R की वैल्यू मिली 6। आप डायरेक्ट भी लिख सकते R गुणा 12.5, ये मेरा इक्वल होगा किसके, 3/4 का मतलब 75% के, और 12.5 से सीधा 6 बार घट जाएगा, तो R की वैल्यू आ गई 6%। क्वेश्चन करो भाई। किसी धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 है। भाई देखो 3 वर्ष का है ना 240, तो आपको पता होगा साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है क्या, साधारण ब्याज की वैल्यू हर साल इक्वल होती है क्या, ठीक है। तो मैं इधर तो लिख देता हूँ SI यानी साधारण ब्याज, इधर लिख देता हूँ मैं CI। मुझे ना ब्याज की दर बतानी है, ठीक है। दोनों चीजों में क्वेश्चन है, ठीक है, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का। तो मुझे 240 ब्याज मिला भाई 3 सालों के अंदर। मैंने लिख दिया कि पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल, ठीक है। 240 मिला तो साधारण ब्याज हर साल बराबर मिला होगा, तो मैं 3 से डिवाइड करूँ यानी मुझे 80 ब्याज पहले साल मिला होगा। साधारण ब्याज के अंदर तो सेम मिलता है ना भाई, तो यहाँ पे ऐसे मिले होंगे हर साल 80-80 करके, ठीक है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, पहले साल तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है भाई, ठीक है। तो दूसरे साल ये क्या मिला यहाँ पे ना, 2 साल में 170 मिल रहे हैं आपको, 80 आपने ले लिया ऑलरेडी, तो 90 और मिलना क्या, तो यानी 80 तो मिलना ही था, वो 10 और मिला आपको। और ये 10 ही आपका 80 पे मिलने वाला ब्याज है क्या भाई। एक साल पहले वाले धन पे आपको पता कि भाई 80 पे आपको 10 ब्याज मिल गया एक साल के अंदर, तो आपको एक ब्याज मिलता है 8 पे। परसेंटेज के लिए गुना 100 लगा दो, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। 1/8 क्या होता है 12.5। तो भाई रेट आपकी जो चल रही है 12.5 चल रही है, ठीक है। ये रहा भाई, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या। इस क्वेश्चन के अंदर अगर वो प्रिंसिपल पूछ ले तो आप प्रिंसिपल की वैल्यू बता सकते हो क्या। जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। ये तो क्वेश्चन रेट पूछा गया, लेकिन वो इस क्वेश्चन का अगर खुदा ना खास्ता क्या है कि प्रिंसिपल पूछ ले तो आप क्या बता रहे होंगे। आपको पता कि रेट चल रही 1/8, ठीक है, 1/8 चल रही। तो ब्याज अगर 1 है ना, तो ये मेरा क्या है प्रिंसिपल पहुंच जाऊंगा मैं। अगर एक साल में मुझे पता है कि पहले साल मुझे 80 ब्याज मिले, तो 1 की वैल्यू 80 है, तो भाई 8 की वैल्यू कितनी होगी 80 गुना 8 64, ठीक है भाई, और 0।
तो 640 निकाल दिया आपने, ठीक है भाई। पूछा जा सकता है इन फ्यूचर, कभी भी, कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर क्वेश्चन की। अभी तो आपका तीसरा ही दिन चल रहा है भाई, 10 दिन मेरे साथ पहले बिताओगे आप इस चीज़ में, आपको पता लग जाएगा कि आपका रिवीजन करवा दिया मैंने भाई, ठीक है। और फिर उसके बाद हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, प्रैक्टिस, जिसे रियल प्रैक्टिस बोल रहे हैं ना, फिर उसके बाद हो रही होगी। अभी तो आपको एक तरीके से रिवीजन वाले मॉक चल रहे हैं ना, कि आपको पूरा सिलेबस रिवीजन करवाना मुझे। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में 117 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वर्ग की भुजा की माप ज्ञात करो, ठीक है। देखो समझो, पहले तो मैं इसे ऐसे ही करके दिखाऊंगा, फिर मैं बाई ऑप्शन बताऊंगा आपसे इसे। देखो मेरा कोई वर्ग है, मैं ना इसकी भुजा मान लो अपनी साइड से, मैंने मान लिया कि x है, तो इस हिसाब से आपका एरिया क्या आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर आ रहा होगा क्या एरिया, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इसे 3 सेंटीमीटर बढ़ा दूं भाई, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया ऊपर नीचे, है ना, तो ये x+3 बन गई ना अब साइड। अब मेरा एरिया कितना आ रहा होगा, x+3 का स्क्वायर। अब देखो उसने बोला कि वृद्धि ना, मेरे हिसाब से तो अभी ये है और ये, उसने बताया कि ये वृद्धि जो हुई ना भाई, मेरे हिसाब से तो मैं अब नए वाला एरिया ही आ गया उसमें से, सॉरी स्क्वायर होगा ना, मैंने क्यूब लगा दिया। मेरे हिसाब से तो वृद्धि है, लेकिन उसने इसे 117 बताया भाई, ठीक है। वो बोला कि वो वृद्धि जो है वो 117 की है भाई, ठीक है। तो आप नोटिस करो कि कौन सी वैल्यू इस चीज को मुझे दे रही होगी, ठीक है ना। इस वर्ग की भुजा की माप ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या है, आपकी जो वर्ग की भुजा है ना, आप उसे 3 बढ़ा के सोचो अपने दिमाग में, क्योंकि x है और 3 बढ़ा के सोचा तो उसके स्क्वायर का डिफरेंस 117 आपको जहाँ भी मिल जाएगा, आपकी बात वहीं पे बन जाएगी, ठीक है। या तो आप इसे सोल्व कर लो, इस स्क्वायर को खोल लो और फिर आप x का मान निकाल लो, ठीक है। या फिर आप इस माइंड को अपने दिमाग में, इतनी चीज तो आई जाएगी ना भाई, उनका अंतर कौन सी वैल्यू मुझे 117 दे रही होगी, ठीक है, वो चीज सोचनी है आपको, ठीक है। देखो मैं बाई ऑप्शन बताता हूँ आपको, सॉल्यूशन आप यहाँ से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं बाई ऑप्शन आपसे एक चीज करके दिखाता हूँ। अगर मेरे वर्ग की भुजा 21 रही हो, तो मेरा भाई 3 अधिक जब मैंने करा होगा तो 24 हो गया होगा ना। तो 24 है ना, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 के स्क्वायर मुझे पीछे 6 दिख रहा होगा, आप इतने से भी आइडिया लगा सको, ठीक है। समझ रहे ना भाई मेरी बात को, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो और मुझे इसमें से घटाना, फिर मैंने 21 मान रखा ना, हाँ, तो मैंने 21 यानी 1, यानी मुझे पीछे 5 मिलेगा इससे, तो यूनिट डिजिट 5 होगी, मुझे तो 117 दिखाना ना डिफरेंस। तो पहला ऑप्शन तो मेरा काम नहीं करेगा, ठीक है। अब मैंने 22 ले लिया अगर, तो ये 26 बन जाएगा, यानी 676, और 22 का स्क्वायर आप इसमें से घटा रहे होंगे, ठीक है। 22 में 2 है तो पीछे मुझे 4 दिख रहा होगा, तो ये भी मेरे पास नहीं बैठ रहा है, 6 में से 4 गए, ये भी मेरे पास कितना होगा भाई 2, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो मैंने 16 को लिया अब, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर भी आप जब कर रहे होंगे तो 6 आपको लास्ट में दिख रहा होगा, सॉरी 16 में आप 3 जोड़ोगे ना पहले, ठीक है, 19 यानी, ठीक है। तो नम नम 81, ठीक है, 1 मिनट, 16 17 18 19, ठीक है, यानी 381 में डायरेक्ट भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। या फिर आप यूनिट डिजिट ही समझो, थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग और चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। तो भाई आप क्या करोगे, 16 17 18 19, ठीक है। 19 का लास्ट डिजिट भी क्या होगा स्क्वायर, नम नम 81, यानी 1 दिख रहा होगा मुझे, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं कैरी ले लूंगा, ठीक है। अब 16 में क्या दिखागा, 6, भाई घट नहीं रहा तो मैं एक इधर से लूँ तो 11 बन जाएगा, 11 में से 6 का ये भी मुझे 5 दिखेगा, तो मेरा ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास 18 बचा ओनली, 18 और 3 21, तो 21 का क्या होगा, 1 का जब आप स्क्वायर भी करेंगे तो मुझे 1 ही दिख रहा होगा, और 8 का जब आप स्क्वायर कर रहे होंगे 8 64, तो आपको 4 दिख रहा होगा, अब भी नहीं घट रहा, तो आप क्या करोगे, 1 कैरी लोगे तो 11 बन जाएगा मेरे पास। 11 में से जब मैं 4 घटा रहा हूँ ना, तो ये मुझे 7 दिख रहा होगा यूनिट डिजिट में, तो इसमें ही 7 है। अगर आपको एग्जैक्ट करना तो पूरी पूरी वैल्यू लिख के भी कर सकते हो भाई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 19 का ना 381 बताया, 361 हुआ भाई, ठीक है, वो बोलने में मिस्टेक हुई। चलो ये क्वेश्चन करो। मैंने क्या करा, मैंने यूनिट डिजिट से सिखाया था कि आप एक नई अप्रोच भी डेवलप कर लो अपने साथ, धीरे धीरे चीजें सीख लोगे ना आप, ऐसे ही पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं थी। ये देखो, यदि किसी वर्ग की भुजा एक गिवन है आपसे, अब ये ना वर्ग के क्वेश्चन, मैंने भाई इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसके अंदर आप मेंसुरेशन का रिवीजन भी कर रहे हो। कल वाली क्लास में जो 1.5 घंटे की क्लास थी आपकी, 1 घंटा 34 मिनट के आसपास, तो मैंने उसके अंदर आपका वर्ग करा दिया थ्योरी, और 10-12 क्वेश्चन मैंने वहाँ पे कराए, 3-4 क्वेश्चन मैं आज लेगा है, कल हम आयत पढ़ रहे होंगे इसके अंदर बाद में, ठीक है। यदि वर्ग की भुजा ये गिवन है मेरे साथ, ठीक है भाई, एक बात बताओ, वर्ग की भुजा ये और विकर्ण ये, अगर मैं इस वर्ग की भुजा से
भाई मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास विकर्ण है ना इधर वाला डाटा, तो मैं इधर से जब मुझे भुजा पता उसी वर्ग की तो मैं विकर्ण निकाल सकूँ क्या। विकर्ण क्या होता है किसी वर्ग का, √2 गुना भुजा, यानी ए मान लिया मैंने तो ये होगा मेरे पास। तो यानी मेरी भुजा का √2 गुना है ना, समझ पाए भाई। तो मेरी भुजा एक गिवन है मेरे से, तो इसका √2 गुना ले लूंगा मैं, तो मेरे पास ये विकर्ण आ गया क्या अब। और यही विकर्ण मेरे से उसने बोला कि विकर्ण तो ये है, तो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में बराबर कर दूंगा, 3 - x बटे √2। तो भाई ये भी विकर्ण है और ये भी विकर्ण है, तो ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो मैंने लिख दिया। तो मैं नोटिस करा कि ये √2 है ना वहां पे पहुंच गया, और इससे इसने काट दिया ये, ठीक है। ये ऐसा समझ लो √2 से इसे काटूंगा तो √2 उससे ऊपर वाला कट गया, ठीक है। मुझे पता लगा कि मेरा x+1 3 - x के बराबर आ गया, तो यहाँ से x उधर जाके 2x हो गया, और ये 1 इधर आके माइनस हो गया 2 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। और ये मेरे से क्या पूछा गया, उस वर्ग की भुजा ही बतानी, x वर्ग की भुजा देख लो कहाँ है अब, ये है ना वर्ग की भुजा, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो भाई, 1/2, x का मान 1 आ गया, और 1+1, ठीक है भाई। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 आ गया। अगर वो विकर्ण पूछ ले भाई तो आप इसके अंदर पुट कर दियो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक भाई, कर लोगे ना आप चीज को। चलिए भाई, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इसे कर देते हैं एक बार, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 145 प्रति हेक्टेयर की दर से एक वर्गाकार खेत में बुआई की लागत इतने रुपए आती है, ठीक है भाई। देखो भाई इतने रुपए खर्च हुए मेरे 145 के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि वो कितने हेक्टेयर थी, कितने हेक्टेयर जमीन है वो, ये कैसे पता लगे। खर्चा कितना आया, 1305 रुपये खर्चा 145 के हिसाब से। तो मुझे एक चीज पता लगी कि वो 9 हेक्टेयर थी, कि आप इसे ऐसे काटोगे तो 9 हेक्टेयर मिलेगी आपको भाई। हेक्टेयर जो है आपकी क्षेत्रफल की यूनिट होती है, ठीक है, ठीक है। अब मैं हेक्टेयर को अगर मीटर में बदलूं, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 होता है आपका मीटर, तो भाई ये मैं 4 जीरो इसके पीछे लगा दूं, इतनी मीटर स्क्वायर जमीन आ गई क्या, उस खेत का क्षेत्रफल ही आ गया क्या मेरे पास, ठीक है। खेत का क्षेत्रफल ये आ गया क्या। अब मैं खेत की भुजा निकाल लूं अगर, तो ये मैं आप समझ लो ए है भुजा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 300। तो भाई मेरा जो खेत है ना उसकी भुजा, वर्गाकार शेप का कोई मेरा खेत है, उसकी भुजा भुजा मुझे 300 पता। अगर मैं पेरीमीटर निकालूं, क्योंकि मुझे ना ये करवाना ना, बाड़ लगवानी चारों तरफ, तो ये भी 300 ये भी 300, यानी पेरीमीटर की जरूरत है मुझे, ये भी 300 ये भी 300 है ना। तो मेरा खेत का परिमाप आ गया, देखो इधर देख लो बहुत ध्यान से भाई, 1200 मीटर, इतना आ गया परिमाप। अब 1 मीटर के रुपए ना भाई, इसके चारों तरफ में ना मुझे तार वाड़ करवानी है ऐसे लोहे वाली, ठीक है। तो 1 मीटर का खर्च आता है 95 पैसे, और मेरे पास इतने मीटर है, तो ये पैसों में आ गया क्या मेरा आंसर, इतने पैसे आ गए क्या। लेकिन ऑप्शन मेरे शायद रुपयों में, हाँ रुपये में है सारे, तो मैं 100 से डिवाइड कर दूँ, मैंने इससे काट दिया, ये आ गया मेरा 95 की गुना में 12 में करनी है बस मुझे। 12 × 5 = 60, 0 6 कैरी चला गया, 12 9 108, और 8 ये आ गया आपका 114। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई। चलिए भाई इतना ही था क्या। तो ठीक है सर, आज के लेक्चर में इतना ही था कंटेंट, और आप इसे अच्छे से कंज्यूम करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे। थैंक यू क्लास।